हेलो मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है नाटो। NATO, नाटो या नाटो कह लो आप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप पूरा देखना, इसकी लाभ क्या है, इससे हानि क्या हुआ है, इस सब की चर्चा करेंगे। नाटो की स्थापना क्यों की गई, इसका अभी वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है, या हर साल इसका चेयरमैन बदलता है, ये सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नाटो। नाटो का फुल फॉर्म जानिए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना जो है वो क्यों की गई थी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दरअसल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब खत्म हुआ तो वहां पर दो महाशक्ति बनकर उभरे थे, एक अमेरिका और दूसरा था रसिया। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है, जबकि रसिया यानी कि उस समय वो सोवियत संघ था। सोवियत संघ में साम्यवादी अर्थव्यवस्था उस समय भी चलती थी, आज भी चलती है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो महाशक्ति उभरे, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। सोवियत संघ का ये कहना था कि मेरे कारण यहां पर में द्वितीय विश्व युद्ध में विजय मिली, इसलिए मैं सबसे बड़ा यहां का महाशक्ति हूं। और यूरोपीय देशों में से यानी कि खासकर जो ये उत्तर के अटलांटिक प्रदेश थे, उन सब जगहों पर जहां जहां रूसी सेना थी वो अपनी सेना वहां से हटाने से मना कर दिया कि हम यहां से सेना नहीं हटाएंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यूरोप के सभी देश जीर्ण शीर्ण हो गए थे। उनके पास किसी भी तरह का कोई भी विकास के कार्यक्रम नहीं थे। सबकी अर्थव्यवस्था इतना ज्यादा खस्ता हाल में था कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मतलब कहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे यूरोपीय कंट्री सब एकदम से भिखारी हो गया था। किसी को खाने को नहीं, किसी की अर्थव्यवस्था ने, मतलब सारे, चाहे आप वो फर्स्ट सेक्टर ले लो, सेकंड सेक्टर ले लो, थर्ड सेक्टर ले लो, अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर सभी देशों का बिल्कुल बर्बाद था। ऐसे में अमेरिका ने देखा कि रूस जो है, सोवियत संघ अपनी शक्ति यूरोप में काफी बढ़ाना चाहता है, ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका को खतरा हो गया कि रूसी साम्राज्य और साम्यवादी व्यवस्था पूरे यूरोप को ढक न ले और वो कहीं अमेरिका तक न पहुंच जाए। इसके लिए उन्होंने यूरोपीय देशों से सम्मेलन शुरू किया, यूरोपीय देशों से मिलना शुरू किया और सबको इस बात का सलाह देना शुरू किया कि क्यों ना हम लोग एक संगठन बना लें जिससे हम सोवियत संघ का जवाब दे सकते हैं। दूसरा एक और कारण था, अमेरिका का तो यूरोप था नहीं, अमेरिका तो अपने अमेरिकी महादेश में है, लेकिन यूरोप से उसको इतना मतलब क्यों? क्योंकि अमेरिका का मानना है कि सोवियत संघ के बाद पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। तो यानी कि लगभग 1,76,00,000 यानी कि 1,76,00,000 स्क्वायर किलोमीटर रसिया के पास इस वक्त भी एरिया है। तो अमेरिका चाहता है कि इतना बड़ा एरिया क्यों ये ले, उसमें से कुछ यूरोपियन कंट्री को दे दे या औरों को भी बांटे, जिससे उसकी शक्ति बढ़ेगी नहीं। तो अमेरिका का यहां दो कारण था। एक कारण था नाटो की स्थापना की कि एक तो यूरोपियन जो जितने भी देश बिखर चुके हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, उनको ऊपर उठाने की, और यूरोपियन जितने भी कंट्री थे जीर्ण शीर्ण कंट्री, वो सब अमेरिका की बात मान भी गए थे कि बिल्कुल अमेरिका सही कह रहा है और हम यही करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की चाल भी थी नाटो बनाने के पीछे कि रूस के जो पास इतना क्षेत्रफल है, इतना एरिया है, उससे वो काफी पावरफुल सब दिन रहेगा,
तो उसमें से अगर वो जमीनें बांटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और तब सोवियत संघ नीचे आ जाएगा। तो ये दो कारण था नाटो की स्थापना की। अब हम देखते हैं नाटो की स्थापना कब हुई। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस ब्रसेल्स में है, जो आप लोगों को पता है कि ब्रसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी है। नाटो है क्या? क्या ये पर्यावरण के लिए कार्य करता है? क्या ये जलवायु के लिए काम करता है? क्या ये दुनिया में स्वास्थ्य या किसी अन्य बातों के लिए काम करता है? बिल्कुल नहीं। नाटो सिर्फ एक सैन्य संगठन है, यानी कि ये एक मतलब कह सकते हो कि आर्मीज्ड कंट्रियों का एक ग्रुप है। ये आर्मी कंट्री का एक ग्रुप है। सभी इसलिए एकजुट हुए थे ताकि बाहरी आक्रमण से बचा जाए। कौन सा बाहरी आक्रमण? तो सोवियत रूस, क्योंकि सोवियत रूस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय के यानी कि लगभग पूर्वी और उत्तर यूरोपीय से अपना सैनिक हटा ही नहीं रहा था। ऐसे में यूरोपियन के जितने भी छोटे देश थे, फिनलैंड थे, पोलैंड थे, सब चिंता में थे कि हमारा वैसे ही हालत खराब है, हम तो किसी तरह का मुकाबला भी नहीं कर सकते और सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देश हम पर कभी भी आक्रमण करके और वो हमें अपना गुलाम बना लेगा, परतंत्र बना देगा, इन सब का डर समाया हुआ था। ऐसे में अमेरिका की बात उसने तुरंत मान ली और अमेरिका ने कहा कि अगर किसी भी खराब हालात वाले देश पर भी अन्य बाहरी आक्रमण होता है तो नाटो में सम्मिलित सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे, सैनिक मदद करेंगे। अभी आप देख लो इसके मेंबर कितने हैं, तो अभी लगभग इसके मेंबर जो हैं वो 32 है। मुख्य मेंबर जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, यूएसए यानी कि अमेरिका वही हुआ, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी, ये सब इसके मुख्य सदस्य थे। इसका एक और कारण था, देखो जर्मनी तो द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था, तो जर्मनी का तो कुछ चलता ही नहीं था। तो जर्मनी इसमें नाटो में क्या कर रहा था? ये जर्मनी जो है नाटो स्वतंत्र रूप से बाद में आया है, लेकिन जर्मनी तो जब नाटो की स्थापना हुई तब जर्मनी पे तो आधे जर्मनी पर यूएसए का कब्जा था और आधे पर सोवियत संघ यानी कि रसिया का कब्जा था। तो जर्मनी इसका सदस्य कब हो गया? जर्मनी 1989 के बाद जब बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989 में, जर्मनी के बीच में एक दीवार खींच करके अमेरिका और सोवियत संघ पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी पर में अपना अपना अधिकार और अपना अपना शासन चला रहा था। लेकिन 1989 के आधी रात को अचानक वो जो बीच में दीवार थी जर्मनी के, उस दीवार को बर्लिन की दीवार कहते हैं, वो दीवार अचानक सा खत्म हो गया। वो दीवार रही ही नहीं, गायब ही हो गया। उसके बाद जर्मनी को मौका मिला सशक्त होने का और फिर वो नाटो का एक सक्रिय सदस्य बना। जब ये 1949 में बनाया गया था तब अमेरिका ने जर्मनी को नीचा रखा और सोवियत संघ को नाटो से बिल्कुल बाहर रखा कि इसको नाटो में लेना ही नहीं है रसिया को, और जर्मनी को सबसे नीचे दबा कर रखा गया। हालांकि उसका नाम ले लिया गया था, लेकिन अमेरिका अपने वाले क्षेत्र का लिया था, क्योंकि अमेरिका का आधी जर्मनी पर में उसका अधिकार चल रहा था, उसका शासन चल रहा था। तो जर्मनी को नीचा रखने और रसिया को बाहर रखा गया नाटो से। लेकिन 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी, उसके बाद जर्मनी धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू किया, ताकतवर बना और आज जर्मनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में नाटो में है। नाटो का अगर चीफ को देखे जाए तो नाटो का जो वर्तमान में चीफ है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। पहला चीफ था इसका लॉर्ड इस्मे, इसका पहला चीफ था लॉर्ड इस्मे। इसके बाद इसका चीफ अलग है, मतलब नाटो का अध्यक्ष अलग है, और नाटो का आर्मी चीफ यानी कि सैन्य संगठन का अध्यक्ष अलग है। अभी आर्मी चीफ है नाटो का गियामा पाओलो दी पाओला,
गियामा पाओलो दी पाओला ये अभी इनके सैन्य संगठन का अध्यक्ष है। अब देखते हैं कि नाटो में शुरुआती दौर में कुछ ही देश थे और कोई होना नहीं चाहता, लेकिन कोई इसमें सदस्य नहीं बनना चाहता था। अमेरिका सबसे बातें कर रहा था, लेकिन जब कोरियाई युद्ध हुआ तो कोरियाई युद्ध के बाद यूरोपियन छोटे छोटे कंट्री सब काफी डर गए, सहम गए, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी। ऐसे में अमेरिका ने उसको जो कुछ भी समझाया उसको उन लोगों ने मान लिया और नाटो की स्थापना हो गई। नाटो की स्थापना की सोच यही थी कि रूसी को बाहर रखा जाए और जर्मनी को सबसे नीचा रखा जाए। 1989 में मैंने बताया बर्लिन की दीवार गिरने के बाद फिर वार्सा संधि भी हुआ और वार्सा संधि के बाद जब जर्मनी मजबूत हुआ तो सक्रिय रूप से वो शामिल हुआ। नाटो का खर्चा कौन उठाता है? तो नाटो का 50% खर्चा अकेले अमेरिका उठाता है। 15% खर्चा यूके, इटली और फ्रांस और जर्मनी, ये चारों मिलकर इसका खर्चा उठाता है। अब आप लोगों ने नाटो की स्थापना का कारण भी समझ चुके हो, नाटो क्यों बनाया गया, नाटो किस कारण बनाया गया, सब आप लोग ध्यान से सुनना, पता चल जाएगा। क्या नाटो से अभी तक फायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है, क्या घाटा हुआ है, ये देखना है। तो लाभ पहले आप लोग लिखना, पेपर में पूछेगा, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो नाटो का लाभ ये हुआ है कि यूरोप के जितने भी छोटे कंट्री देश थे वो सब के सब स्वतंत्र रूप से और निडर होकर अपना अर्थव्यवस्था में तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और उसे कोई डर नहीं है कि हम पर कोई बाहरी आक्रमण होगा, यानी कि रूसी आक्रमण। अगर आक्रमण हुआ भी तो नाटो हमारी मदद करेगा। इस बात से वो निर्भीक है, निडर है और अपनी तरक्की में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ जानकारों का ये मानना जरूर है कि नाटो अमेरिकी दादागिरी होती है, क्योंकि उसका 50% तो अकेले वो खर्चा करता है। और कुल मिलाकर कई जानकार, सब नहीं, कई जानकार का कहना है कि नाटो के द्वारा अमेरिका पूरी दुनिया पर दादागिरी करता है। नाटो बनाने का अमेरिका का अगर ये उनका मंतव्य हो कि हम छोटे यूरोपियन कंट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, नहीं, वो इस नाटो के द्वारा पूरी दुनिया का प्रशासन करना चाहता है। पूरी दुनिया पर वो इस वक्त तानाशाही कर भी रहा है। वो जो चाहता है वही इस दुनिया में होता है, ऐसा बहुत सारे जानकारों का मानना है। यानी कि बहुत सारे जानकार ये कहना चाहते हैं कि नाटो एक तानाशाही संस्था है और उसमें अमेरिका राजा है, ये भी। लेकिन क्या नाटो से कोई लाभ भी मिला है? जी, नाटो से लाभ तो मिला है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। यूरोप के छोटे कंट्री या और भी जितने कंट्री नाटो के सदस्य बने हैं उनका डर खत्म हो गया है, सुरक्षा की भावना बढ़ गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीर्ण शीर्ण कंट्री को विकास करने का मौका मिला है। आपसी नाटो के कंट्री आपसी सहयोग करते हैं, जिस वजह से अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति नाटो के कंट्री का बहुत अच्छा हो गया है। नाटो का हानि क्या है? नाटो का हानि यह है कि अमेरिकी वर्चस्व पूरी दुनिया में चल रहा है और वो जो चाहता है वही होता है, क्योंकि नाटो एक बहुत बड़ी सैन्य संगठन है। जितने भी ताकतवर देश हैं सबके सब इसी में शामिल हैं और अमेरिका उसका मुखिया है, तो वो पूरी दुनिया में तानाशाही कर रहा है, अमेरिकी वर्चस्व चल रहा है। दूसरा, खाड़ी युद्ध हुआ था, वो नाटो के कारण ही हुआ। तो नाटो ने ये युद्ध रोकना अलग बात है कि अल्बानिया में उसने युद्ध रुकवाया भी, लेकिन खाड़ी दो युद्ध करवाया भी नाटो ने। और यही नहीं, शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच लड़े गए थे और इस शीत युद्ध में दुनिया बहुत बड़े खतरे के प्लेटफॉर्म पर आ गया था। तृतीय विश्व युद्ध होते होते बचा, ये भी नाटो की हानि है। तो नाटो के हानि भी है, नाटो के लाभ हैं।
अब वर्तमान स्थिति में नाटो से रिलेटेड एक मुद्दा है जिसे आप लोगों को समझना जरूरी है, वो है यूक्रेन और रूस का युद्ध। चलो, सोवियत संघ शीत युद्ध के बाद विघटन हो गया, उसके बाद इसका नाम सिर्फ रूस है। रूस के 15 देश जब विघटन होकर अलग हो गए तो उसमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन जब अलग हुआ तो सोवियत संघ ने या रूस ने कह दिया था कि तुम अलग तो हो सकते हो लेकिन नाटो में कभी शामिल नहीं होगे, क्योंकि नाटो ने मुझे बाहर रखा है और वो हमें अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में अगर तुम नाटो में शामिल होते हो तो हमारे बिल्कुल रूस के बॉर्डर सीमा पर नाटो की सैन्य शक्ति आ जाएगी और उससे हमें खतरा बढ़ जाएगा। वैसे भी नाटो की सोच है कि सोवियत संघ यानी कि रूस से ज्यादा उनकी जमीन हड़प ली जाए, छीन ली जाए। तो ऐसे में 15 देश जो अलग हुए हो, चाहे यूक्रेन हो, अजरबैजान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, बेलारूस हो, जॉर्जिया हो, आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, जो कोई कंट्री अलग हुए, वो नाटो का अगर सदस्य देश बनेगा तो उस पर हम आक्रमण करेंगे, क्योंकि ये हमारे संप्रभुता का विषय है। और यही हुआ। आपको 2022 में नाटो जो है यूक्रेन ने कोशिश किया नाटो में का सदस्य बनने का। इस पर रूस गुस्सा हो गया और वो लगभग आपको 20 जनवरी 1922 को युद्ध शुरू कर दिया और पिछले 2-2.5 सालों से जो है वो युद्ध वो अभी चल रहा है। और उसका यही कहना, वैसे युद्ध अब अंतिम दौर में है। और इस वक्त देखा जाए क्या नाटो ने यूक्रेन की मदद की, तो पहली बात तो नाटो का सदस्य यूक्रेन था नहीं, वो तो बनना चाहता था, इसलिए नाटो उसकी मदद नहीं किया। अगर नाटो मदद करता तो सोचिए इस वक्त नाटो में 32 कंट्री हैं इसमें, और 32 कंट्री जो जितने भी हैं 32 वो दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर देश सब इसमें शामिल है। रूस की तो धज्जी उड़ गई होती, लेकिन रूस भी तो कम नहीं है, वो अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकता है। ऐसे में यूक्रेन की नाटो ने मदद नहीं किया। हाँ, पीछे से बैक यानी कि पर्दे के पीछे से हथियार जरूर नाटो ने इसे मुहैया कराया है ताकि रूस को यूक्रेन जवाब दे सके, लेकिन स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से नाटो इसका साथ देने के लिए नहीं आया। इसलिए यूक्रेन काफी बर्बाद हो चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। युद्ध में रहने के कारण काफी लोग भी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की काफी जमीनें वो यूथनेस सब लेकर के रसिया ने उसे एक नया कंट्री भी घोषित कर दिया है। बहुत सारी उसकी जमीनें भी उससे छीन ली गई है। तो इस तरीके से नाटो और यूक्रेन का थोड़ा सा संबंध था। यूक्रेन को उकसाया नाटो ने ही, लेकिन बाद में उस सब ने मिलकर इसका साथ नहीं दिया। हथियार तो दिया है लेकिन और कुछ साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया। तो यही था नाटो के बारे में जानकारी। आप लोगों को नाटो के बारे में जानकारी कैसी लगी आप हमें लिखना, कमेंट में लिखना। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।